छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कई विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अब तक 85 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 83 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों पर दांव लगाकर उनके सहारे चुनावी नैया पार करने में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे वर्ग हैं जिन्हें साधने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अब तक अपने प्रचार में सरकार पर हमले करती नजर आई है, लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह क्या करेगी, उसके कौन से वादे होंगे, इसका जिक्र उसने अभी तक नहीं किया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर जरूर रही है, लेकिन सवाल इस वक्त सबसे बड़ा यही खड़े होता है कि बीजेपी के पास क्या मुद्दा है जिसके आधार पर वो 2023 का चुनाव लड़ रही है। जैसे कि हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में अब तक जो पॉलिटिक्स होती आई है वो वेलफेयर स्कीम के आधारित पर पॉलिटिक्स होती हुई है। अगर हम 2008 की बात करें, 2013 की बात करें, तो रमन सिंह ने चावल के मुद्दे को लेकर, चावल स्कीम के मुद्दे को लेकर अपनी सरकार बनाई। तो वहीं 2018 की अगर बात की जाए तो धान का मुद्दा अहम था और साथ ही कर्ज माफी के मुद्दे भूपेश सरकार ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन 2023 की जब बात होती है तो कांग्रेस के पास तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कई कांग्रेस वादे कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अब तक ऐसे कोई बड़े वादे नहीं किए हैं। अब देखिए, बड़े वादे का इंतजार तब भी होता है जब बड़े नेता आपके प्रदेश में आते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो चुका है, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह कई बार आ चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए कोई खास ऐलान नहीं किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि जो लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पॉलिटिक्स चल रही है और कांग्रेस ऐलान कर रही है, उसके आगे बीजेपी कैसे टिकती है और किस आधार पर। छत्तीसगढ़ में राजनीति काफी हद तक वेलफेयर स्कीम्स पर निर्भर करती है। 2008 और 2013 में रमन सिंह के चावल की वेलफेयर स्कीम ने उन्हें सत्ता दिलाई थी। 2018 में धान के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार बनाई। 2023 के लिए कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई वादा अभी तक सामने नहीं आया है। आमतौर पर बड़े बड़े वादे नेताओं के दौरे पर सामने आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कई दौरों के बाद भी जनता के लिए कोई लोक लुभावन वादा बीजेपी की तरफ से सामने नहीं आया, जबकि कांग्रेस कई वादों के साथ तैयार है। अब सवाल खड़ा यह होता है कि कांग्रेस के वेलफेयर स्कीम और लोक लुभावन वादों का बीजेपी कैसे सामना करेगी। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा हो सकती है। आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकती है और भाजपा को इस बात का भी एहसास है कि उसके पास में जन सरोकारों के मुद्दे बचे नहीं हैं। यदि उनकी बात करेगी तो संभवतः जो दहाई के अंत तक पहुंचने वाली है वो भी नहीं पहुंचेगी। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे ईडी की गलत कार्रवाइयों के आधार पर चुनाव में लड़ना चाहती है। कांग्रेस, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। हम अपने सरकार के 5 साल के कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। हमने घोषित कर दिया कि आने वाले समय में 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। हम इसको लेकर जनता, मेरा लगता है कि छत्तीसगढ़ हम लोग आराम से जीत जाएगा। माहौल बहुत बढ़िया है और एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का वेव है छत्तीसगढ़ में और हम लोग बहुत अच्छा बहुमत से सरकार बनाएगा। वो तो है ही ना, इतना बड़ा दारू का ठेका अगर कोई खोल देता है तो उनको तो सरदारी से बोला जाते हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर तमाम आरोप लगाती रही है, लेकिन वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के आरोपों पर ध्यान देने से ज्यादा जनता के लिए लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की उन तमाम योजनाओं के बारे में जो बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ धन लक्ष्मी योजना, प्रदेश में बेटियों के लिए बघेल सरकार की ये योजना बेटी के जन्म से लेकर उसकी शादी तक समय समय पर आर्थिक सहायता देकर मदद करती है। वृद्धा पेंशन योजना, इस योजना के तहत बघेल सरकार बुजुर्गों को प्रतिमाह पेंशन के रूप में राशि देती है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, सरकार इस योजना के तहत अच्छे ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों को 15,000 रुपए देती है। मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना, इस योजना के तहत सरकार 35 से 40 साल की महिलाओं को अपना काम करने के लिए लोन उपलब्ध कराती है। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, इस योजना के तहत सरकार किसानों से गोबर खरीदती है। छत्तीसगढ़ पौनी पसारी योजना, इस योजना के तहत
तहत महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर लाभ प्रदान किया जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना के तहत भोजन में पौष्टिक युक्त तत्वों की कमी को पूरा किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना बघेल सरकार के प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसमें धान सहित अन्य प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादक किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, इस योजना के तहत एपीएल और बीपीएल दोनों तरीके के परिवारों के सदस्यों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम आरोपों के जवाब में कांग्रेस की तरफ से बघेल सरकार ने जनता के लिए ये वेलफेयर स्कीम या तमाम योजनाएं चलाकर 2023 चुनाव में बड़ी चुनौती खड़ी कर रखी है और इन योजनाओं के सामने प्रदेश में बीजेपी को सरकार बनानी है, जो बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से फिलहाल कम नहीं होगी। वहीं कांग्रेस ने चुनाव से पहले तमाम वर्गों के लिए कई ऐलान भी किए हैं। जहां युवाओं के लिए कांग्रेस ने रोजगार बढ़ाने का ऐलान किया है, तो छोटे उद्यमियों के बैंक लिंकेज की भी बात कांग्रेस ने कही है। बात अगर महिलाओं की करें तो कांग्रेस ने महिला आरक्षण पर खासा जोर दिया है, तो अपनी लिस्ट में भी महिलाओं की भागीदारी का पूरा ध्यान रखा गया। किसानों के लिए कांग्रेस ने कर्ज माफी के साथ सरकार में वापसी पर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की घोषणा की है। वहीं ओबीसी चुनाव में अहम भूमिका में रहेंगे, तो उनका भी कांग्रेस ने पूरा ध्यान रखा है। 27% आरक्षण के साथ जातिगत जनगणना का भी कांग्रेस ने वादा किया। आदिवासियों के सम्मान को बरकरार रखने की बात भी कांग्रेस करती आ रही है, तो आदिवासियों को बराबर के हक दिलाना भी कांग्रेस का वचन है। सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए कांग्रेस तमाम योजनाओं के साथ ही घोषणाएं भी कर रही है। स्टाइपेंड प्रावधान को रद्द करके कांग्रेस ने पहला दांव चला, तो वीआरएस में छूट देने का ऐलान करके कांग्रेस कर्मचारियों का पूरी तरीके से ख्याल रखती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में तमाम वर्गों को साधने के लिए कांग्रेस ने कई घोषणाएं की हैं, तो चलिए आपको बता देते हैं कि क्या है छत्तीसगढ़ की जातिगत समीकरण। प्रदेश में अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो लगभग 32% है। वहीं प्रदेश में अनुसूचित जाति की 13% आबादी है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग 47% है, और अगर बात सामान्य वर्ग की करें तो वो 8% राज्य में है। अब आपको बता देते हैं कि पिछले चुनाव में किस पार्टी ने सामान्य और आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 29 रिजर्व हैं, जिसमें से कांग्रेस को 25, बीजेपी को 3, वहीं अन्य ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। बात अगर करें कि अनुसूचित जनजाति की, तो यहां अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीटें रिजर्व है, जिसमें से कांग्रेस 7, बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। इन सीटों पर अन्य दल एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाए थे। अब आपको उन सीटों के बारे में बता देते हैं जो सामान्य हैं। इन सीटों पर कोई आरक्षण नहीं है और प्रदेश में ऐसी 51 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस को 36, बीजेपी को 10 और अन्य पार्टियों को 5 सीटें मिली थी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, रायपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं जी मीडिया संवाददाता तृप्ति सोनी। तृप्ति, छत्तीसगढ़ में इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं ये बेहद ही दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां प्रदेश सरकार अपने 5 सालों में क्या क्या कार्य किए हैं उनका खाका पूरी तरीके से बता रही है कि क्या हमने किया है और आगे क्या उनकी रणनीति रहने वाली है, ये भी बता रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो रमन सरकार में 15 साल क्या कार्य किए गए और आगे क्या रणनीति रहने वाली है उनकी। अगर बड़े मुद्दों की बात करें तो कुछ ज्यादा बोलती हुई नजर नहीं आ रही है, बस केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको प्रदेश में बताने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें धरातल की, तो इन दोनों ही चीजों का कितना असर होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए पल्लवी, अभी तो चुनावी मैदान सजकर तैयार हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैदान सजकर तैयार होता है जब दोनों खिलाड़ी आमने सामने हों। तो हमने देखा कि बीजेपी ने पहले अपनी लिस्ट जारी की, कांग्रेस ने बाद में लिस्ट जारी की। कुल मिला के उधर से अभी 86 प्रत्याशी मैदान में है बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस ने 83 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। तो खेल तो अब शुरू हो गया है। जहां तक आपने बात की कि कोई बड़ी घोषणा अभी दिखी नहीं है, मैदान सजकर तैयार है, प्रचार अभी बाकी है, प्रहार पहले ही शुरू हो गए हैं। हिमंता बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके आने से ही पता चल चुका है कि किस रफ्तार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन सवाल जब उठता है वेलफेयर स्कीम्स का, तो हर एक सत्ता का हमेशा से ये सिलसिला रहा है कि वो अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाती है, और जो विपक्ष में रहता है
वो जो बयानबाजी होती है, जो प्रहार होते हैं, उस पर पलटवार करती है सत्ता, जो सत्ताधारी पार्टी होती है। तो कांग्रेस भी यही कर रही है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, चाहे हिमंता बिस्वा आए, इन पर पलटवार का दौर जारी है। और अगर बात करी जाए मुद्दों की, तो 2003 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय 2000 से 2003 तक अजीत जोगी की सरकार थी। बीजेपी ने मुद्दा उठाया किसानों का, जोर शोर से उठाया इस बात का कि कुछ राज्य परिवहन निगम को बंद कर दिया गया था। कई ऐसे फैसले जोगी शासनकाल में लिए गए जिसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया, और 2003 में अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी। 2008 में चूंकि संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण हुआ था, संविदा नहीं, शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण हुआ था, तो एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के पास में था। फिर ले आए ये लोग पीडीएस स्कीम, यूनिवर्सल पीडीएस स्कीम, जिसकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हुई। ये भी एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए था। और चूंकि 2013 के चुनाव के वक्त में कांग्रेस की एक पूरी लीडरशिप, जो फ्रंट लीडरशिप थी, वो झीरम घाटी हमले में नहीं रही, उसके बाद भी बीजेपी कुछ मुद्दों को लेकर या सीटों की कमजोरी को लेकर कांग्रेस की वो लीड ले गई और जीत गई। लेकिन 2018 जब आता है तो कांग्रेस पार्टी ने धान का मुद्दा उठाया, बोनस का मुद्दा उठाया, और बोनस का मुद्दा ये 2003 से लेकर 13 में भी लगातार बना रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ा वादा किया और उस वादे के साथ कर्ज माफी, ये सब बड़े वादे कांग्रेस के फेवर में गए। लेकिन अगर उनको 68 का मैंडेट मिल जाता है 2018 में, तो ये बीजेपी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी ही माना गया, कुछ वादों का भी असर माना गया। अब 2023 में समीकरण क्या बनते हैं? कांग्रेस ने अपने काम गिनाए हैं और बीजेपी कहती है कि जो वादे थे वो आधे अधूरे पूरे किए और पूरे तो किए नहीं। तो इन वादों को लेकर, लेकिन इससे परे मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, राजनीति, परिवारवाद, ये भी मुद्दे लगातार हावी हो रहे हैं। तो देखना है कि जनता या तो वेलफेयर स्कीम्स या कामों को चुनती है या मुद्दों को चुनती है। लेकिन जनता को किस तरीके से साधा जाएगा तृप्ति, ये भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आपको कर्नाटक के चुनाव याद होंगे, किस तरीके से कांग्रेस ने जनता को वहां पर साध लिया। और एक मैं अपने दर्शकों को बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगी और तृप्ति आपसे मैं समझना चाहूंगी ताकि दर्शक जो भी बेहतर अच्छी तरीके से समझ सकें। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है और उसी दौरान डिबेट में जो दोनों पार्टियां होती हैं वो क्या रणनीति रहने वाली है आगे की और किस तरीके से जनता के लिए लोक लुभावन चीजें वो लाने वाली हैं वो बताते हैं। और वहां की सियासत में कहा जाता है कि उसी दरमियान ये तय हो जाता है कि जनता का रुख किस तरफ होने वाला है। और कई बार ऐसे एग्जाम्पल सामने भी आए हैं और यही चीजें हमें छत्तीसगढ़ में होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार बेहतरीन तरीके से क्या कार्य किए उनको बताने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है, हर वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस सरकार के द्वारा की जा रही है। बात तृप्ति कर लेते हैं, आज जो उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने जारी की है उसमें भी तो कांग्रेस ने यही किया, युवाओं को भी साधा, जो 24 सीटें दी गई हैं, और उसके बाद महिलाओं को भी साधने की कोशिश की, हर वर्ग को साधने की कोशिश की है कांग्रेस ने। बिल्कुल, देखा जाए अगर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का आप जिक्र कर रही हैं तो ये उस तरीके से मेल खाता है जो कर्नाटक का जिक्र कर रही थी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, नए नए चेहरों को उतारा, लेकिन यहाँ पे बीजेपी ने भी संतुलन साधा, अपने पुराने नेताओं को छोड़ा नहीं, भूला नहीं। कांग्रेस ने भी यही किया। वो नेता जो सर्वे में कांग्रेस के जो कथित सर्वे कहे जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, उसमें नहीं परफॉर्म कर पाए, उनके टिकट काट दी गई, लेकिन उसके अलग अलग रीजंस हैं। अब 24 नए चेहरे उतारे तो 2018 के मुकाबले ये थोड़े कम हैं। इस बार जैसे आशीष छाबड़ा हो गए, बेमित्रा से विकास उपाध्याय हो गए, इनको दोबारा मौका दिया गया। विकास उपाध्याय तो तीसरी बार लड़ रहे हैं। तो जो सेकंड लाइन थी, देवेंद्र यादव, सेकंड लाइन जो कांग्रेस पार्टी की रही, उसको कांग्रेस ने इस बार भी आगे बढ़ाया है। चंद्रदेव राय की टिकट काटी बिलाईगढ़ से, उनके अलावा दूसरे को दिया कविता प्राण लहरे को। तो उनके खिलाफ समझा जा सकता है कि अगर वो पहली बार के विधायक थे, शिक्षाकर्मी आंदोलन से उठे हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी ने यह भी देखा कि जनाधार कितना रह गया, काम क्या था और उनके लिए विरोध कितना उठ रहा था कांग्रेस पार्टी के भीतर और जनता के बीच में, तो टिकट काट दी गई। अनीता शर्मा दूसरी बार टिकट दी गई थी, उनकी भी टिकट काट दी गई। छाया वर्मा एक बड़ा नाम है, उनको टिकट दी गई है। तो देखा जाए तो कांग्रेस से समीकरण तो साधे हैं टिकट को लेकर। महिलाओं को भी अच्छी खासी जगह दी है। मेरे ख्याल से 13 या 14 महिलाएं हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है इन 86 में से, माफ कीजिएगा 83 में से। लेकिन देखना है कि ये सीटों का समीकरण चेहरों से कैसे तालमेल खाता है और चुनावी मैदान में नतीजे बताएंगे कि कौन सा प्रत्याशी कितना दमदार है। बिल्कुल, ये नतीजे बताएंगे और ये 3 दिसंबर को क्लियर भी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया तृप्ति, आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।